हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज जो है हम वो सेट 6 करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। ठीक है, जो आपके अभी जो JSS CGL की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन को हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका नाम क्या है, NS1 क्लासेस। NS1 क्लासेस, तो आप वहां पे जाके से जुड़ सकते हैं। पहले जुड़ जाइए, PDF वहीं पे आपको इजीली से मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमसे मैसेज करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर किसी तरह का अगर क्वेरी है तो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी न्यूनतम आयु का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। ठीक है, ये जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। देखिए, क्वेश्चंस के साथ साथ जो है हम इसके जैसे कुछ अगर ऐसे कुछ फैक्ट बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस तरह के भी हम जो नॉलेज है वो ग्रहण करते चलेंगे। ठीक है, देखिए ये जो उपराष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद, दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति। तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या कि राज्यसभा के सभापति के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? तो उपराष्ट्रपति की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी योग्यताओं की। तो इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला क्या, ये 35 वर्ष का आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो। दूसरा, भारत का नागरिक हो। तीसरा क्या, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा क्या कि किसी भी लाभ पद पर ना हो। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं निर्वाचन की, इसके निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो इसका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। ठीक है, जो राष्ट्रपति की जो होती है ना एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा क्या होता है? तो इन्हें चुना जाता है। ठीक है, इन्हें शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ इन्हें राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति इसे या उपराष्ट्रपति को क्या कर सकता है? तो शपथ दिलवा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्या है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। ठीक है, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब बात करते हैं ये लंदन में आखिर हुआ कहाँ था? तो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक है, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन इसका जॉर्ज पंचम ने किया था। उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने। ठीक है, ये उस समय कौन थे? तो ब्रिटेन के सम्राट थे। ब्रिटेन के सम्राट। ठीक है, बात करते हैं कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उस समय ये प्रधानमंत्री थे और इस सभा के सभापति भी थे। इस सभा के सभापति भी थे। ठीक है,
कांग्रेस जो था वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेता है, ठीक है। कांग्रेस जो था इस सम्मेलन में भाग नहीं लेता है, लेकिन कुछ भारतीय जो थे इस सम्मेलन में भाग लिए थे, जिनका नाम क्या था, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन, अरे क्या लिखा गया, मोलन, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या कि 2017 में निम्नलिखित में से, एक मिनट रुक जाइए, में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार किसे मिला था, नीता अंबानी को। किसे मिला था, नीता अंबानी को मिला था, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं क्या कि रिलायंस फाउंडेशन, इसे लिख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। रिलायंस फाउंडेशन को राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2017 से पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कृत किया गया लिखे, ठीक है, या किया गया था। किसे, तो रिलायंस फाउंडेशन को, ठीक है। किसे किया गया था, रिलायंस फाउंडेशन को, ठीक है। इस फाउंडेशन की अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो नीता अंबानी। अध्यक्ष कौन थी, नीता अंबानी। तो इन्हें ही क्या किया गया था, इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग आप देख रहे हैं, तो ये तो यहाँ तक आपकी समुद्र तट, समुद्र से कोई भी तो यहाँ पे कोई सीमा जो है वो टच तो करती नहीं है, पश्चिम बंगाल को छोड़ के। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर ये लास्ट छोर, और ये पश्चिम बंगाल से लास्ट छोर तक, ठीक है। तो साइड साइड लोगों काउंट करते हैं, कौन कौन सा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद जो है आपकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तेलंगाना में देखिएगा, तेलंगाना अंदर में है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना। तो कौन टच नहीं करता है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, तो तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो है वो भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य समुद्र तट से स्पर्श करते हैं, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। सीरीज वाइज याद करते जाइएगा, ठीक है। टोटल कितने हैं, तो 9 है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। भारत में ब्रह्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया जाता है, भारत में ब्रह्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का ही एक जो मंदिर है, नाम उसका क्या, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है। वहीं पे जो है आपका ब्रह्मोत्सव त्योहार मनाया जाता है, लिख लीजिए यहाँ पे, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में, ठीक है, मंदिर में। यह जो है आंध्र प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो 9 दिनों तक चलती है। कितने दिनों तक चलती है, 9 दिनों तक चलती है। ये जो त्योहार वो कितने दिनों तक चलती है, 9 दिनों तक। और इसमें प्रमुख देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो प्रमुख देवता के रूप में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, ठीक है। किसकी की जाती है, ब्रह्मा जी की। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था, तो किसने किया था, तो ऑप्शन से गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव और गुरु नानक देव। तो इसका आंसर क्या होगा, गुरु अंगद देव। क्या होगा, गुरु अंगद देव। तो ये जो गुरु अंगद देव है,
यह गुरु नानक के ही उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी थे, ठीक है। जो गुरु अंगद देव जो थे वो क्या थे, तो जो गुरु नानक थे जिन्होंने सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना की थी, ये इसके उत्तराधिकारी बने थे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गुरु नानक जो थे वो क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के क्या थे, तो संस्थापक। और इसी का एक उत्तराधिकारी बनता है कौन, तो गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, ठीक है, ये इसका उत्तराधिकारी बनता है। यही क्या करता है, जो गुरु अंगद देव थे इन्होंने क्या किया कि गुरु नानक की जितनी भी रचनाएं थी, गुरु नानक द्वारा जितनी भी जो रचनाएं की गई थी उनका संकलन किया, ठीक है, रचनाओं का संकलन किया। और उन्होंने उसे क्या किया, तो उसी में क्या किया, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया। किसने, तो गुरु अंगद देव ने, ठीक है। किसने किया था, गुरु अंगद देव ने। अब बात करते हैं जितने भी सिख गुरु हुए, एक लिस्ट में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। जितने भी सिख गुरु हुए सबका आप नाम लिख लीजिए, सिख गुरु। तो पहला जो है वो कौन है, तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, तो ये क्या थे, सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरा क्या, गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। तीसरा क्या, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। चौथा क्या, गुरु रामदास, गुरु रामदास, ठीक है। पांचवा क्या होगा, तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया, तो एक धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी जिनका नाम था क्या, सिखों के धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था क्या, आदि ग्रंथ। क्या नाम था, आदि ग्रंथ। उसके बाद गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, ठीक है। उसके बाद गुरु हरराय, गुरु हरराय। आठवां गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन, ठीक है। नौवां हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और 10वां जो हो जाएगा वो कौन सा, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो थे ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से बेल्जियम की राजधानी कौन सी है, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। इसमें कुछ ये नहीं करना है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तक्षशिला को पराजित करने के बाद सिकंदर मगध पर कब्जा करना चाहता था। जो सिकंदर था वो तक्षशिला को पराजित करने के बाद मगध पर कब्जा करना चाहता था, किंतु वह ऐसा क्यों नहीं कर सका। ऑप्शन से क्या, वह युद्ध लड़ लड़कर थक गया था, उसे एक विद्रोह का दमन करने के लिए मैसिडोनिया वापस जाना पड़ा, उसके सिपाहियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया और मौसम प्रतिकूल था। तो इसका आंसर क्या होगा कि उसके सिपाहियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो मगध के जो शासक थे कौन, घनानंद। मगध के जो शासक थे कौन, घनानंद, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनके पास जो थी वो सैन्य शक्ति बहुत ही, मतलब कैसा बोल सकते हैं, इनका सैन्य शक्ति सर्वाधिक थी, ठीक है। जो सैन्य शक्ति जो थी वो सर्वाधिक थी। तो उसी को देख के जो आपके सिकंदर के जो सिपाही थे वो आगे डर से जो है वो नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। घनानंद की सैन्य शक्ति को देखकर जो सिकंदर के जो सिपाही थे उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। यही जो घनानंद थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे, नंद वंश के अंतिम शासक थे, नंद वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। इसे ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो क्या करता है, युद्ध में पराजित कर देता है और मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया जाता है, मौर्य वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की क्या करता है, तो स्थापना करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्या कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ये मैंने आपको पिछले वाले क्लास में भी आपको मैंने ये बताया था, जिसमें मैंने आपको सेट 5 करवाया था, ठीक है। लाइट तो चली गई है,
चलिए अभी तो हम नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अभी आप ऐसे ही पढ़िए, अगर लाइट आ जाएगा तो फिर उसे शो करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो अवधि इसकी थी 1951 से 1956 ईस्वी। 1951 से 1956 ईस्वी। यह जो पंचवर्षीय योजना थी यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, ठीक है। और इस योजना में जो है वो कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना, ठीक है। चलिए लाइट आ गई है। इसका नाटक बहुत ज़्यादा रहता है लाइट का, यहाँ तो और रहता है। 1 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि एंडोरा की मुद्रा क्या है? एंडोरा की मुद्रा क्या है? तो एंडोरा की मुद्रा है यूरो। एंडोरा की मुद्रा क्या है? यूरो, ठीक है। यह जो एंडोरा है यह कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप है में, ठीक है। किसमें? ये यूरोप में, ठीक है। देखिए यूरो और यूरोप, इसे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसे आपको ये याद होना चाहिए। यह यूरोप के सबसे छोटे राज्यों में से एक है जिसकी राजधानी जो है वो क्या है? तो अंडोरा ला वेला। राजधानी क्या है इसकी? अंडोरा ला वेला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो क्षैतिज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कहने का सेंस है जो आपकी इस टाइप में होती है, ठीक है। इस टाइप में, ये आपका खड़ा नहीं होता, खड़ा जो रहेगा उसको वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में जो रहेगा उसे कहा जाता है पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवर्त या फिर अवधियां। आवर्त या तो फिर अवधियां। तो इसका आंसर क्या होगा? क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? अवधियां, ठीक है। और जो वर्टिकल रहता है यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रहती है, ठीक है, जो वर्टिकल रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स, यानी कि वर्ग, ठीक है। 1869 में, कब? 1869 में मेंडेलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था उसमें टोटल 9 वर्ग थे। कितने थे? 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। 9 वर्ग और 7 आवर्त। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जो 1913 में बनाई गई, किसके द्वारा? मोजले के द्वारा, जिसमें जो है आपकी 7 आवर्त हैं। नई वाली में क्या है? 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, जो मोस्ले के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि 1 जनवरी 2018 को भारत के विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बात है 2018 की, ठीक है। तो उस समय कौन थे? तो विजय केशव थे। कौन थे? विजय केशव। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो आपके विदेश सचिव के रूप में कौन है? तो विनय मोहन कात्रा, ठीक है। विनय मोहन कात्रा। चलिए आगे चलते हैं। एक पंचायत गठन करने के लिए चुनाव अपने विघटन की तिथि से डैश की समाप्ति से पूर्व हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6 महीने। इसका आंसर क्या होगा? 6 महीने। देखिए जो पंचायत जो गठन होता है वो 5 सालों के लिए एक निश्चित कार्यकाल होता है उसका, लेकिन जब विघटन की स्थिति आती है तो 6 महीने से पहले ही जो पुनः चुनाव करने की क्या होती है? एक बाध्यता होती है, ठीक है। यानी कि तैयारी जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि पद तो खाली नहीं ना जा सकता, ठीक है।
पंचायतों का जो गठन है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद कौन से में है, तो आर्टिकल 40 में है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। और अगर बात करें कि इसका जो एक और जो है आर्टिकल आपका 243 में, ठीक है, आर्टिकल 243 में इसमें क्या किया गया है, तो इसमें पंचायत एवं नगर पालिका, पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, नगर पालिका के गठन संरचना, नगर पालिका के गठन संरचना, आरक्षण शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है, उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान, ठीक है, उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान है इसमें, ठीक है, किसमें, तो आर्टिकल 243 में। जबकि अगर बात करें आर्टिकल जो है आपकी 243 की ग में इसमें क्या दिया गया, तो इसमें पंचायतों की संरचना का प्रावधान है, ठीक है, पंचायतों की संरचना, जैसे कि हमने, अरे क्या लिखा जाता है, संरचना, ठीक है, पंचायतों की संरचना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा पहले कि जो ग्राम पंचायत होता है उसमें ग्राम स्तर पे क्या होता है, ग्राम पंचायत, ठीक है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे मैं अगर जो चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है अगर मैं उसे बोलती हूँ तो आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह का काम किया कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको लिखने की आदत भी हो जाएगी और साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में भारत गणराज्य डैश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो आपको पता है, ठीक है, कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है, ठीक है, और भारत जो है वो दूसरा सर्वाधिक, यहाँ पे ना, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जो भारत जो है वो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। चलिए पहला कौन सा है, पहला चीन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो डैश उपकरण रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है, रक्तचाप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए। अब जो यहाँ पे अल्टीमीटर दिया गया है या अल्टीमीटर जो दिया गया है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो ऊंचाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैनोमीटर का प्रयोग, मैनोमीटर का प्रयोग वाष्प दाब मापने के लिए किया जाता है, वाष्प दाब मापने के लिए, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर का रक्तचाप मापने के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और मैनोमीटर वाष्प दाब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया है, रेने लाइनेक, रॉबर्ट कॉच, एडवर्ड जेनर और जोसेफ लिस्टर ने। तो किसने किया था, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, रेने लाइनेक ने। किसने किया था, रेने लाइनेक ने। कब किया था, तो 1816 में, 1816 में किया था, ठीक है। इसका प्रयोग जो है वो हृदय के धड़कन को मापने के लिए किया जाता है, जो इस टाइप से रहता है, नहीं जिसे आला कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से रहता है, और जो लंबा निकला रहता है और यहाँ पे जो इस टाइप से रहता है, इसे दोनों को कान में लगा करके ये वाला, और यहाँ से जो है वो धड़कन सुनी जाती है, हृदय की जो धड़कन है वो सुनी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है कि आपका स्टेथोस्कोप रहता है, जिसका जो आविष्कार किसने किया, रेने लाइनेक ने, ठीक है। उसके बाद जो आप यहाँ पे रॉबर्ट कोच देख रहे हैं, ये कौन थे, तो बोल सकते हैं क्या, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने हैजा और टीबी का, किसका, हैजा तथा टीबी के कीटाणुओं की जानकारी दी थी लोगों को, ठीक है। हैजा तथा टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। हैजा तथा टीबी जैसे रोगों के
कीटाणुओं को खोजा किन्होंने? तो रॉबर्ट कॉच ने, ठीक है। इन्हें रॉबर्ट कॉच को 1905 में फिजियोलॉजी मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से, ठीक है। नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? तो चुंबकीय शक्ति या फ्लक्स को माप के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है? तो वेबर। कौन सी है? वेबर, ठीक है। बाकी जो है जैसे कि केल्विन है, ठीक है। तो केल्विन किसके लिए यूज किया जाता है? तो तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केल्विन का, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय शक्ति तो वेबर हो गया। कंडेला किस में यूज किया जाता है? तो दीप्त तीव्रता को मापने के लिए कंडेला का यूज किया जाता है, ठीक है। और एम्पियर किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एम्पियर का, ठीक है। आलू पौधे के शरीर का कौन सा हिस्सा है? आलू जो है वो पौधे के शरीर का कौन सा हिस्सा है? तो देखिए सभी लोग जानते हैं क्या कि जड़, बोलते हैं ना कि जड़ वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। कि जैसे जो शुगर पेशेंट रहते हैं उन्हें अंदर जो जमीन के नीचे जो उगती है वो सब चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। उसमें ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट सब पाया जाता है। तो जो आलू जो है एक्चुअल में वो जड़ नहीं है, ठीक है। वो क्या है? एक तरह का तना है। पौधे का क्या है? तना वाला भाग है जिसे भूमिगत शाखा कह सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? भूमिगत शाखा, ठीक है। निम्नलिखित में से उपधातु को पहचाने। तो उपधातु तांबा, सोडियम, जर्मेनियम और जस्ता। पहले हम समझते हैं उपधातु को। तो उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु तथा अधातु दोनों के गुणों को दर्शाता है। धातु तथा उपधातु दोनों के गुणों को दर्शाता है। दोनों के गुणों को क्या करता है? तो दर्शाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अरे यहाँ धातु तथा अधातु कर लीजिए, ठीक है। धातु तथा अधातु कर लीजिए। यहाँ 1 मिनट हम मिटा ही देते हैं पूरा। धातु तथा अधातु, ठीक है। तो उपधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे बोरॉन, उपधातु में बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम, आर्सेनिक बहुत जहरीला होता है, ठीक है। एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो ये सब जो है वो उपधातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। इसका आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। वॉशिंग सोडा के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O, KNO3 × 10H2O। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा है इसका तो ये रासायनिक सूत्र है। अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो वॉशिंग सोडा उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में। कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में। उसके बाद जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ठीक है, इसका जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से सिद्धांत यह बताता है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है? जी हवाई जहाज।
तो इसका आंसर क्या होगा? बर्नौली थ्योरम। इसका आंसर क्या होगा? बर्नौली थ्योरम या बर्नौली सिद्धांत। इसे हम आगे समझा देंगे, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सी गैस में सड़े हुए अंडों की खराब गंध है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S, ठीक है। यह जो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह एक रंगहीन, ज्वलनशील तथा बेहद खतरनाक गैस है, ठीक है। रंगहीन होती है लेकिन ज्वलनशील होती है, इसमें आग भी लग सकती है, ठीक है। और यह बेहद खतरनाक गैस है जिसमें जो आपकी सड़े हुए अंडों की तरह बदबू आती है। अगर सड़ा हुआ अंडा आपको स्मेल नहीं समझ में आता है तो कोई सड़ा हुआ अंडा ले आइए, उसे स्मेल करके देख लीजिए, जस्ट वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ठीक है। इसे और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो सीवर गैस, स्टिंक डंप, स्वाम्प गैस और खाद गैस, ये सब नामों से जाना जाता है, ठीक है। यह पानी में अघुलनशील है, यानी कि ये पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन इथेनॉल, बेंजीन तथा एथिल ईथर, ये सब में ये क्या होता है? तो घुल जाता है। ये इसमें घुलनशील है लेकिन ये पानी में घुलेगा नहीं, ये पानी में जो है वो घुलता नहीं है, ठीक है। ये घुलता नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता था? कुकरा। क्या कहा जाता था? कुकरा, खुखरा या कोकरा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया है। ये क्या बोलते हैं जी, जो झारखंड की जो सामान्य जानकारी मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अगला क्या है? तो झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौका पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? पाइका, फगुआ, अग्नि और झूमर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पाइका। इसका आंसर क्या होगा? पाइका, ठीक है। ये जो पाइका जो है एक तरह का सैनिक वेश धारण करके, ठीक है, इसमें कैसा वेश धारण किया जाता है? तो सैनिक वेशभूषा, ठीक है, सैनिक वेशभूषा, जिसमें जो है नर्तकों के हाथ में, एक हाथ में तलवार होता है, एक हाथ में क्या होता है? तो ढाल होता है, ठीक है। इसमें नर्तक क्या करते हैं? तो रंग बिरंगी जो एक टोपी कैसी रहती है, रंग बिरंगी जो झिलमिलाती कलगी लगी, ठीक है, मोर पंख लगी पगड़ी को क्या करते हैं? वो सिर पे बांधते हैं। और यह जो नृत्य ये हमेशा पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, ठीक है। और यह जो आपकी नृत्य है यह आदिवासी तथा सदानों या आदिवासी तथा सदान दोनों में प्रचलित है, दोनों में प्रचलित, ठीक है। और अगर आदिवासी में अगर जनजाति पूछा जाए तो इसमें आप लिख लीजिए मुंडा जनजातियों में प्रचलित, मुंडा जनजातियों में प्रचलित, ठीक है, मुंडा जनजातियों में प्रचलित, ठीक है। इतना समझ में आया? इसमें क्या किया जाता है? तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल होता है, और उसके बाद जो आपकी सिर की जो पगड़ी होती है उसमें झिलमिलाती एक कलगी होती है, और मोर पंख उसको बांध के क्या करते हैं? वो लोग पगड़ी बनाते हैं और उसे क्या करते हैं? धारण करते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, फुटबॉल मैंने बोल दिया, हॉकी। इसका आंसर क्या होगा? हॉकी, ठीक है। यह हॉकी के पूर्व खिलाड़ी के रूप में इसे जाना जाता है, और इसे 2016 में, कब? तो 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। कब मिला था? 2016 में, ठीक है। अगला है झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, ठीक है। देखिए जो पूर्वी भारत है, ठीक है, जो आपकी जो ईस्ट वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें जो है यह कोलकाता के बाद, यानी कि एक तो आपकी कोलकाता में ये मिल जाएगी पारसी अग्नि मंदिर, उसके बाद जिसे फायर टेम्पल भी कहा जाता है, फायर टेम्पल, ठीक है।
देखिए जो आपकी ये जो मंदिर है वो कोलकाता के अलावा सॉरी जो जमशेदपुर के अलावा एक कोलकाता में भी मिलेगी फायर टेम्पल के नाम से, ठीक है। इस मंदिर में कौन प्रवेश कर सकते हैं, तो केवल पारसी लोग, ठीक है। कौन प्रवेश कर सकते हैं, केवल पारसी लोग। और पारसी लोगों में भी वही जा सकते हैं जिन्होंने जनेऊ धारण किया है। जिन्होंने क्या किया है, तो जनेऊ धारण किया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है मंदिर, ये जमशेदपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ जो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है 1798, 1789, 1777 और 1767। तो इसमें जो है आंसर तो इसका कुछ अटपटा सा है, ठीक है। लेकिन जो आपको बुक में देखने को मिलेगा, ये चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था, चुआर विद्रोह कब से कब तक हुआ, तो 1769 से लेके 1805 तक हुआ। 1769 से लेके 1805 में, ठीक है। चुआर किसे कहा जाता है, तो जो नीची जाति के जो लोग हुआ करते थे उन्हें ही क्या कहा गया है, तो चुआर। नीची जाति के लोग, जो नीची जाति के जो लोग हुआ करते थे उन्हें ही क्या कहा गया, चुआर। यह कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ, तो सिंहभूम, मानभूम, सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम एवं पंचेत राज्य में। बाणभूम एवं पंचेत राज्य में हुआ था, ठीक है। इसी में एक नारा जो आपका प्रसिद्ध हुआ था, कौन सा नारा था, अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है। तो नारा ये सब याद रखिएगा, ठीक है। जैसे एक जो है आपका एक गीत जो प्रचलित हुआ था, जो बिरसा मुंडा द्वारा जो विद्रोह किया गया था, कटोंग बाबा कटोंग के नाम से गीत जो प्रचलित हुआ था, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है, कि यह नारा जो कौन से विद्रोह के दौरान प्रचलित हुआ था, ठीक है। यह जो विद्रोह हुआ चुआर विद्रोह, इसमें कौन कौन से लोगों ने भाग लिया, तो श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ठीक है, मंगल सिंह, लाल सिंह इत्यादि लोगों ने क्या किया था, तो इसमें भाग लिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है कि झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहा जाता है, मूल रूप से कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, 1954। इसका आंसर क्या होगा, 1954। जो इसकी स्थापना जो है वो रातू रोड में की गई थी। कहाँ की गई थी, रातू रोड में, ठीक है। कहाँ की गई थी, रातू रोड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस दिशा में स्थित है या किधर स्थित है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो किधर स्थित है, तो यह राज्य जो है आपके पश्चिम की ओर है। तो पूर्व की ओर कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में तो पता है क्या, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर में बिहार है, उत्तर में बिहार। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा। और पश्चिमोत्तर में है आपका उत्तर प्रदेश। पश्चिमोत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, अगला और लास्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से रांची में पैदा हुए भारतीय तिब्बतोलॉजिस्ट जो हैं, जो एक लेखक और सिक्किम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी SIRT के संस्थापक निदेशक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, निर्मल चंद्र सिन्हा। इसका आंसर क्या होगा, निर्मल चंद्र सिन्हा, ठीक है। तो ये कौन थे, तो एक तिब्बती विशेषज्ञ लेखक तथा सिक्किम रिसर्च ऑफ तिब्बतोलॉजिस्ट के संस्थापक और निदेशक थे, जिन्होंने वर्तमान में गैंगटोक के, कहाँ पे, गैंगटोक के नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजिस्ट, एक मिनट, तिब्बतोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें 1971 में पद्म श्री से नवाजित किया गया था, ठीक है। पद्म श्री
पुरस्कार से सम्मानित। कब? 1971 में। ठीक है, 1971 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये जो था ये आज हमारा का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो अब सामने आ रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है ज़्यादा मतलब इधर उधर का बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको खुद ही जो है वो बुक से आपको करवा रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे आप इस वीडियो को, जैसे कि कोई लोग अगर इसे पढ़ चुके हैं बहुत पहले भी, जिन्हें इसके आंसर्स पता है, आप इन्हें इसकी जो ये है इसकी स्पीड जो है वो आप 2x में करके देख सकते हैं। इसमें जल्दी जल्दी जो है आपकी वीडियो भी आपकी पार हो जाएगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। अब चलते हैं, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।